नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल राठौड़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में रैंक 94 हासिल करने वाली मिस अनीशा तोमर। अनीशा जी मेरठ से हैं और इन्होंने अपने तीसरे प्रयास में ये सफलता हासिल करी है। तो अनीशा जी, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन। तो अनीशा जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में हमें बताइए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे सिविल सर्विसेज की। जी सर, बेसिकली मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फादर आर्मी में एक ब्रिगेडियर थे एंड इस वजह से मैंने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में हर जगह पढ़ाई की है। सो आफ्टर दैट मैंने अपना बीटेक किया है यूआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। एंड अपने लास्ट ईयर में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगी। एंड ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है एंड मेरा सेकेंड मेंस था एंड फर्स्ट इंटरव्यू एंड आई एम हियर टुडे इन फ्रंट ऑफ यू एज AIR 94। ओके, तो आपने ग्रेजुएशन किस साल में खत्म करी थी? सर मैंने 2016 में ग्रेजुएशन खत्म की थी। और ग्रेजुएशन के बाद आपने जॉब करने के बारे में नहीं सोचा? सर एक्चुअली मैं लास्ट ईयर में सारे ऑप्शंस देख रही थी बट प्राइवेट सेक्टर नेवर एक्साइटेड मी दैट मच। मेरे सारे फ्रेंड्स प्लेसमेंट में बैठ रहे थे और मैं प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठी एंड तभी ये डिसीजन हुआ कि सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी शुरू करनी है। ओके, तो आपने 2016 में अपनी तैयारी शुरू करी और तैयारी के लिए आपने क्या किया? क्या आपने कोई क्लासेस ज्वाइन करी या फिर आप सेल्फ प्रिपरेशन के साथ ही आपने शुरुआत करी? सर एक्चुअली एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि उस टाइम गाइडेंस की बहुत कमी थी। सो मैं दिल्ली आई वापस, आई टोल्ड माय पेरेंट्स एंड आई डिड व्हाट एवरीबडी डज। मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वाजीराम इन रवि, एंड लाइक सो मेनी अदर्स आई जस्ट ज्वाइंड एंड आई यूज्ड टू गो मॉर्निंग टू इवनिंग। एंड वो मेरा पहला अटेम्प्ट था 2017 का जिसमें मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया। मेरे 102 मार्क्स थे उस टाइम। सो आई थिंक वो एक भेड़ चाल से मैं घुस गई थी मैं। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। ओके, तो पहले अटेम्प्ट के बाद फिर आपने अपनी स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव किए या फिर आपने अपनी तैयारी में क्या नए तरीकों को अपनाया जिससे कि आप अपने सेकंड अटेम्प्ट में आगे तक पहुंच पाई मेंस और इंटरव्यू के स्टेप के लिए, मेंस के लिए? सर एक जो बहुत बड़ी चीज मुझे पहले अटेम्प्ट में रियलाइज हुई कि मैंने पढ़ाई बहुत की बट मैंने पढ़ाई गलत डायरेक्शन में की, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे, मैंने सिलेबस नहीं देखा और मैंने ये नहीं देखा कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या थी और इसी वजह से मेरा प्रीलिम्स रह गया। तो मैंने ये बहुत सारे चेंजेस किए एंड मोर देन दैट मैंने अपने ऊपर रिलाई किया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन नोट्स। तो सर उसके लिए मैं इंटरनेट पे बहुत रिलायंट थी और जैसे कि एक स्टडी आईक्यू था चैनल और बहुत सारे अनअकैडमी था उस टाइम पे, मृणाल सर की वीडियोस। तो मैंने इन सब से अपने सोर्सेज लेकर और अपने नोट्स वगैरह बनाए एंड उस पे मैंने फिर अपना प्रीलिम्स दिया। ओके, तो ये आपका 2018 वाला अटेम्प्ट था। तो इस अटेम्प्ट में आप यस सर। मेंस के लिए क्वालिफाई कर गई। तो मेंस के लिए यस आपने सर। क्या स्ट्रैटेजी अपनी रखी? क्या आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करती थी या फिर जो प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल होता है मार्केट में केवल उस पर रिलाय करती थी या फिर सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स या ऑनलाइन पीडीएफ जो अवेलेबल होते हैं उन पर निर्भर थी? तो सर मेंस में भी मैंने यही कोशिश की थी कि मैं अपने एक पेज के सारे सिलेबस के नोट्स बनाऊं। बट सर मेंस में एक मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने स्ट्रैटेजी सही से नहीं की। तो जैसे मेंस में कहते हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स। तो सर एक गलती जो मैं शेयर करना चाहूंगी सबसे, मैं एसेज बहुत अच्छे लिखती थी बचपन से ही, मैंने एक नेशनल लेवल पे थोड़े बहुत लिखे भी हैं। तो ये एक कहीं गलत फहमी थी कि इस यहाँ भी बहुत अच्छे एसेज लिख लूंगी। तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की एंड आई पेड फॉर इट बिकॉज मेरे 119 मार्क्स आए। तो सर ये एक बहुत बड़ी गलती थी। फिर एथिक्स पे फोकस नहीं किया विच इज पेपर 4। तो सर ये सब कुछ चीजें थी जो मैंने फिर अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में इम्प्रूव की। एंड सर सोर्सेज मेरे इंटरनेट ही रहे एंड वो इस बार भी सोर्सेज सेम ही थे। ओके, तो ये जैसा आपने बताया कि आप ऐसे में बचपन से अच्छी थी तो आपने सोचा कि मैं अभी भी इसमें अच्छा स्कोर कर लूंगी। ये गलती एस्पिरेंट्स को नहीं करनी चाहिए और ये बिल्कुल प्रॉब्लम राइट ग्रेजुएशन सर। सब्जेक्ट को लेकर भी होती है। जैसे अगर कोई इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट है तो वो ये सोचते हैं कि हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट। आपको हर सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर एवरी जीएस पेपर।
तो आपने सेकंड अटेम्प्ट में एथिक्स और एसए में कम स्कोर किया, और फिर थर्ड अटेम्प्ट पर आते हैं आपके 2019 में। तो अगेन प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जब आप मेंस के लिए गए, तो इस बार आपने एसए में सुधार के लिए क्या बदलाव किए या किस तरह से फिर से प्रैक्टिस करी? सर, इस बार मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग की। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि टॉपर्स ऐसी क्या चीज करते हैं कि वो टॉप करते हैं। तो मैंने प्रीवियस टॉपर्स की आंसर शीट्स देखी। तो सर, वो बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, एंड आई फिगर्ड कि वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड करते हैं, एंड मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में वही एम्यूलेट करने की कोशिश की। हालांकि मैंने सिर्फ 4 या 5 ही टेस्ट लिखे एसए के। मुझे अब लगता है कि और ज्यादा लिखने चाहिए थे, बट सर उससे मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। 119 से मेरे ऑलमोस्ट 134 140 तक मार्क्स पहुंचे, एंड तो मैंने वही एम्यूलेट किया, एंड आई थिंक मेंस में मेरे से भी ज्यादा ही मार्क्स होंगे। सो सर, दैट इज व्हाट आई डिड। ओके, ऐसे में आई थिंक अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो आपको मिनिमम 140 तो स्कोर आजकल करना ही पड़ता है। तो 140 टू 150 के आसपास आप स्कोर करेंगे तभी आप बेहतर कर पाएंगे। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था वो क्या था और उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करी? तो सर, मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, एंड फर्स्ट ईयर में मैंने वही बाजीराम से कोचिंग ली थी इसकी। इट वाज अ कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट फॉर मी बिकॉज आई एम एन आईटी ग्रेजुएट। तो सर, बट वो करने के बाद भी, एक बार पढ़ने के बाद ऐसा मैंने सुना था कि पूरा सब्जेक्ट आ जाएगा एंड फिर आंसर राइटिंग शुरू करो। बट सर, ये एक मिथ है जो कि मैं क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आपको ऑप्शनल नया है तो एक बार पढ़ के वो डेफिनेटली नहीं आता है। तो अगर कोई ये सोच रहा है तो वो बिल्कुल भी सैड ना हो, और बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि वो कहीं लैक कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शनल 2-3 बार डेफिनेटली पढ़ना पड़ता है। इसके बाद से मैंने टेस्ट सीरीज लगाई और मैंने वही प्रीवियस ईयर टॉपर्स की आंसर शीट्स देखी, और उससे ये पता लगा कि लिखना क्या है। एंड सर, मेरे पिछले साल भी 281 मार्क्स थे, तो मुझे ये पता था कि मैं सही पाथ पे हूँ, बस थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ओके, लास्ट ईयर आपका टोटल स्कोर क्या था? बाय हाउ मच मार्क्स डिड यू मिस द इंटरव्यू कॉल? सर, आई मिस्ड इट बाय 6 मार्क्स एक्चुअली। इट वाज 768। ओके, तो आपको पता था कि आप सही दिशा में जा रही हैं, तो थोड़ा सा और एफर्ट लगाने की जरूरत थी और आपने वो एफर्ट इस साल दे दिया। तो आप अगर स्कोर आप अपना देखें, हर पेपर को एनालाइज करें, तो ये बहुत जरूरी होता है, हर पेपर का एनालिसिस। तो थर्ड अटेम्प्ट में आप मेंस में जब आपने आंसर्स लिखे तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? वर यू एबल टू फिनिश ऑल द पेपर्स ऑन टाइम, या फिर आपका पेपर छूट रहा था दोनों ही मेंस में? तो सर, जब मेरा पहला मेंस था तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने ये सुना था कहीं कि पेपर कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो सर, ये आधी नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। तो ये मैंने नहीं सुना कि कैसे कंप्लीट करना है। मैंने कंप्लीट सारे पेपर किए, पर मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत सारे आंसर्स में मिस कर दिया, और फिर मार्क्स भी वैसे ही आए। तो इस बार मैंने बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, एंड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बहुत सारे टॉपिक्स के पहले ही प्रिपेयर कर लिए थे, और डायग्राम्स प्रैक्टिस किए, और ऐसी चीजें प्रैक्टिस की जिससे कि टाइम थोड़ा बच सके। एंड सर, फिर मेरा मेंस का जो एक्सपीरियंस था वो काफी प्लेजेंट था, क्योंकि मेरे सारे पेपर्स कंप्लीट हो गए। फॉर द मोस्ट पार्ट सर, आंसर्स आते थे। कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे साइबरडोम क्वेश्चन था, और कुछ कमिटीज पूछी गई थी जो नहीं आती थी, पर फिर वो सभी को नहीं आती थी। So, sir, I was relatively comfortable with the papers this time, I'll say. ओके, मेंस देने के बाद क्या आप कॉन्फिडेंट थी इस बार कि आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा? सर, I was 90% sure कि इंटरव्यू कॉल तो आना ही चाहिए, बट लाइक वी से कि यूपीएससी काफी अनप्रिडिक्टेबल है, तो आई वोंट से 100%, बट फॉर द मोस्ट पार्ट आई वाज पॉजिटिव अबाउट इट। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कोई बैकअप एग्जाम रखा अपने दिमाग में कि यूपीएससी नहीं हुआ तो एसएससी कर लेंगे, या फिर कोई भी और स्टेट सर्विस का पेपर देंगे? इस तरह का कोई बैकअप था आपके पास, या डिड यू अटेम्प्ट एनी अदर एग्जाम? जी सर, तो मैंने अपने आप को 3 अटेम्प्ट दिए थे यूपीएससी के लिए। तो मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा इस साल नहीं होता है, देन आई विल लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स, एंड थैंकफुली सर वो स्टेज नहीं आई। हैड आई नॉट क्लियर्ड, देन आई वुड प्रोबेबली हैव बीन लुकिंग एट अदर एग्जाम्स एट दिस स्टेज। ओके, एंड व्हाट एग्जाम वुड दैट हैव बीन? Sir, most probably UPPSC, since I belong to UP, so that would have been my first preference. Okay.
चलिए, मुझे बहुत खुशी है कि आपने जो अपने आप को समय दिया था, जितने अटेम्प्ट आपने मन में सोचे थे, उसी में आपने ये एग्जाम क्रैक कर लिया और इनफैक्ट आप टॉप 100 में रैंक लेकर आई हैं, तो आपको आपकी मनपसंद सर्विस भी मिल जाएगी। तो अनीशा जी, उसके बाद इंटरव्यू की बात करते हैं हम। आपका इंटरव्यू जी एक्सपीरियंस सर। कैसा रहा? किस लाइन पर आपका इंटरव्यू हुआ था? वाज इट बेस्ड ऑन योर ऑप्शनल या फिर करंट अफेयर्स? किस तरह का एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का? सर, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस इनफैक्ट काफी कॉर्डियल था। इट वाज वेरी डिफरेंट। जिससे जैसे मॉक्स हुए थे उससे काफी डिफरेंट था। मैंने कोरा पे भी अपनी पूरी ट्रांसक्रिप्ट शेयर की है। तो सर वो पूरा डैफ के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि मेरे डैफ में एक हॉबी लिखी थी ट्रैवलिंग। सो जो बोर्ड था उनको काफी इंट्रीगिंग लगी ये हॉबी, और उन्होंने मुझसे बहुत सवाल पूछे, जैसे कि अगर आप डिप्लोमैट हैं और तो आप कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन, डायस्पोरा को आप चूज करेंगी या किसी और चीज को, या फिर आप कहीं और पोस्टेड हैं। और ट्रैवलिंग पे बहुत क्वेश्चंस पूछे सर, ज्योग्राफी रिलेटेड पूछे। तो मेरा ज्यादातर डैफ पे ही था। एक दो ट्रिक क्वेश्चंस थे जो उन्होंने पूछे, तो मुझे लगता है मैंने ठीक से हैंडल किए। एक क्वेश्चन आईटी पे था, बट वो काफी जनरल था। एंड ओवरऑल द फीलिंग वाज वेरी गुड आफ्टर द इंटरव्यू। सो आई थिंक इट वेंट मॉडरेटली वेल। अब मार्क्स आ जाएंगे तो सब पता चल जाएगा, बट आई वाज हैप्पी आफ्टर द इंटरव्यू। ओके। इस पूरे प्रोसेस में आपने अपने 3 साल दिए, तो आप जी कोई ऐसा इसमें निष्कर्ष निकाल पाए अपने 3 साल के स्ट्रगल में या 3 साल की जर्नी में, जो आपको लगता है कि आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स के काम में आएगा? कोई एक ऐसी बात या कोई एक ऐसी वर्ड ऑफ एडवाइस जो आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहें? सर, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि ये जो एग्जाम है, हम इसमें हेड फर्स्ट ना कूदें। इसका ये मतलब है कि एग्जाम को बिना समझे पढ़ाई ना शुरू करें। ये गलती मैंने की थी। मुझे लगता है शायद फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा थोड़ा और बेटर होता अगर ये बात मुझे पता होती। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं कहूंगी कि रिवर्स इंजीनियरिंग करें। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, टॉपर्स की टॉक्स देखें और सिलेबस देखें। और एक बार जब पैटर्न समझ आ जाए तभी पढ़ाई शुरू करें। एक बार देख लें कि ये करने लायक है, इंटरेस्टेड हैं, एंड उसके बाद ही शुरू करें। एंड इस बेसिस पे अपना डिसीजन लें। सो सर, दैट वुड बी माय पीस ऑफ एडवाइस। ओके। थोड़ा सा आपके ऑप्शनल पबैड के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, या फिर कोई स्पेशल बुक्स आपने जो पढ़ी हो, या फिर जो नॉर्मल बुक लिस्ट जो बताई जाती है, प्रिस्क्राइब करी जाती है, उसी को आप फॉलो करती थी? सर, इनफैक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने अपनी बुक लिस्ट और कम कर दी थी। एंड मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया न्यूज़पेपर और डायनामिक पोर्शन पे, क्योंकि सर ये तो आपको भी पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डे बाय डे डायनामिक होता जा रहा है। तो अब हमें मार्क्स मिलते हैं और ज्यादा एग्जाम्पल्स लिखने के, और ज्यादा उसे रेलिवेंट बनाने के। तो बुक्स का मुझे लगता है रोल थोड़ा कम हो गया है। ऑफ कोर्स थिंकर्स के लिए हम प्रसाद पढ़ते ही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सर एआरसी रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के बहुत सारे पेपर्स आते हैं जो कि अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो सर मैंने इन चीजों पे इस बार ज्यादा फोकस दिया। एंड ऑफ कोर्स आंसर राइटिंग। सो दीज वर माय मेन एरियाज दिस टाइम। ओके। तो अनीशा जी, आप सिविल सर्विसेज में जा रही हैं, तो कोई पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन है आपकी कि आप एक फील्ड में काम करना चाहती हूँ, या फिर कोई एक मन में फिक्स टारगेट है, फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या किसी भी और फील्ड में आप काम करना चाहती हैं? सर, एक जो मेरा पर्टिकुलर आइडिया है, मुझे लगता है कि एजुकेशन सर एक ऐसा फील्ड है जहां मैं डेफिनेटली वर्क करना चाहूंगी। सर, आज मैं इस पोजीशन में हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इतना रीच मुझे मिला है, ये इसीलिए है क्योंकि मेरे पेरेंट्स एक मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दे पाए। एंड सर, आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ, मैं इतना पढ़ पाई, मुझे इतना टाइम था, सब रिसोर्सेज थे। मैं चाहती हूँ सर कि हर एक बच्चा हमारे कंट्री का, उसको इतना एजुकेशन का एक बेस मिल पाए जिससे कि उससे आगे वो फिर अपना फ्यूचर बना पाए। तो सर, इफ दैट वुड बी पॉसिबल, आई थिंक दैट इज समथिंग आई वुड डेफिनेटली वांट टू डू। ओके। आपने अभी जो मेंशन किया अपने बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ देर पहले, आर्मी बैकग्राउंड से आप हैं, तो आपको लगता है कि आप जैसे ट्रैवल आपने किया हुआ है, देश में इतनी जगह आप पढ़ी हैं, उसका कुछ बेनिफिट आपको मिला इस पूरे एग्जाम प्रोसेस में? सर, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे लगता है इंटरव्यू में हुआ। बिकॉज सर, बीइंग फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, थोड़ा कुछ चीजें हैं जो मुझे बचपन से नेचुरली आई हैं या पेरेंट्स ने सिखाई हैं। जैसे कि एक कॉन्फिडेंस हो गया, बचपन से ही सिखाया गया है। पब्लिक स्पीकिंग हो गया।
फिर सर डिसिप्लिन, मेरे घर में तो बहुत ज्यादा फोकस था डिसिप्लिन पे, बचपन से ही टाइम से उठना है, टाइम से सोना है एंड रनिंग करनी है, ये सब। तो सर वो चीज मुझे 3 साल सस्टेन करने में भी उसने बहुत हेल्प किया। तो डिसिप्लिन सर मैं एक चीज कहूंगी, एंड सर तो पूरे जर्नी में ही हेल्प किया टू ऑफ बीइंग एन आर्मी किड। सो सर दैट इज द थिंग। ओके, तो अनीशा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर स्टडी आईक्यू। एंड हम पूरी उम्मीद थैंक करते यू हैं कि सर। आप एक बहुत अच्छी ब्यूरोक्रेट बनेंगी आपके करियर के लिए। हम आपको अभी से शुभकामनाएं देते हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ स्टडी आईक्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।